नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज और ये हमारी क्लास नंबर 16 है। आपको हमारा पैटर्न पता ही, हम एमसीक्यू करेंगे और उसके साथ साथ उसकी थ्योरी क्लियर करेंगे, तो इसलिए हमारा जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमने थ्योरी क्लासेस पहले कर रखी है उनका रिवीजन करने का ही सही तरीका है। ठीक है, और बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कैग। कैग का मतलब होता है CAG, यानी कंट्रोल और एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह एक संवैधानिक पद है। ठीक है, संविधान में कहाँ है इसका बर्डन? संविधान में आर्टिकल 148 में इसका बर्डन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इससे संबंधित कुछ आर्टिकल देख लेते हैं, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित आर्टिकल देखो। आर्टिकल 148 जो है इसके पद की बात करता है कि CAG जो है ये स्वतंत्र पद की स्थापना और नियुक्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 इसकी शक्तियों के बारे में बताता है कि जो है कैग के पास कैग की क्या क्या कार्य व शक्तियां हैं, वो कौन बताता है? आर्टिकल 149। आर्टिकल 150 बताता है इसके प्रारूप के बारे में। प्रारूप मतलब कि संघ और राज्यों के जो खाते हैं उन खातों का प्रारूप कैसा है, यानी राष्ट्रपति भी सलाह देता है उन प्रारूपों के बारे में कि ये प्रारूप कैसा है। ठीक है, आर्टिकल 150 के अनुसार। और आर्टिकल 151 इसकी रिपोर्ट के बारे में बताया कि इसकी वार्षिक रिपोर्ट जो जाती है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को जाती है, यानी जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति को जाएगी और राज्य सरकार की रिपोर्ट जो है राज्यपाल को सौंपेगा। कौन सौंपेगा? आपका कैग सौंपेगा, CAG सौंपेगा। ठीक है, तो ये चार आर्टिकल आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 148, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 और आर्टिकल 151। आर्टिकल 148 में जो है कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की बात कही गई है। आर्टिकल 149 में जो है इसकी शक्तियों की बात कही गई है, कार्यवाहक शक्तियों की। आर्टिकल 150 में इसके द्वारा जो संघ और राज्यों के जो खाते हैं, खातों का जो प्रारूप कैसा है उसके बारे में बात की गई है। और आर्टिकल 151 में उनकी रिपोर्ट की बात की गई, वार्षिक रिपोर्ट जो है किस किस को सौंपता है। ठीक है, तो अभी पूछा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किसमें? तो मैंने बताया शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 149 में। तो चार आर्टिकल आपको याद रखने हैं, कैग से संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कैग के बारे में कुछ चीजें आपको बता दूं कि कैग का जो कार्यकाल होता है, कैग का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। 6 या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये सेम इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसको नियुक्त कौन करता है? ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी करेंगे। तो इसका कार्यकाल आपको याद रखना है 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक है। देखो अभी देखो इसमें आपको ज्यादातर चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला कथन कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन हमें चुनाव करना है। पहला कथन है कि आर्टिकल 148 जो है इसके स्वतंत्र पद की व्यवस्था कहता करता है, बिल्कुल सही है। इसमें दूसरा कथन कह रहा है कि इसे पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, कि बिल्कुल सही है। कि जो कैग होता है उसको जो हटाने की प्रक्रिया है, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। और मेरे न्यायाधीश जब आपको पढ़ाए थे, जब उच्चतम न्यायालय पढ़ाया था, उच्च न्यायालय पढ़ाया था, तो उसमें मैंने न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया मैंने आपको समझाई थी। फिर वही सेम प्रक्रिया इसमें है। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि देखो कैसे हटाया जाता है न्यायाधीश को। कि उसके लिए संसद के किसी भी सदन में क्या लाया जा सकता है? प्रस्ताव लाया जा सकता है। मान के चलो अगर लोकसभा प्रस्ताव ला रही है तो उसमें 100 समर्थक का होना जरूरी है, 100 लोगों का समर्थन होना जरूरी है। यदि आपकी राज्यसभा लेके आ रही है प्रस्ताव को तो 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, जब इन पर आरोप लगाए जाएंगे तो आरोपों की सबसे पहले इनिशियली डिसाइड कौन करेगा इस प्रस्ताव को कि रखना है, क्या अस्वीकृत करना है, स्वीकार करना है, अस्वीकार करना है, इसका निर्णय करेगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा में लेके जाएंगे तो राज्यसभा का सभापति, ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, यदि इन्होंने डिसाइड कर लिया, स्वीकार कर लिया ऐसे, तो उसके बाद इसके लिए जांच समिति बनाई जाती है। उसमें कौन होता है? एक तो जो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है कोई अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट का, और एक आपका क्या होता है? विधि व्यक्ति है, न्याय को जानने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, तो इन तीन लोगों की समिति बनती है। समिति इनके जो आरोप लगाए गए, एलिगेशन लगाए गए, उनकी जांच करेगी। और जांच करने के बाद यदि वो एलिगेशन सही होते हैं तो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास किया जाता है। तो इस प्रकार ये हटाने की प्रक्रिया है किसके? आपके न्यायाधीश के। तो उसी के समान इसको हटाने की प्रक्रिया है किसकी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो बिल्कुल कथन 2 सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का पात्र नहीं होगा। तो ये भी बात सही कह रहा है, किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है,
कार्यकाल मैंने आपको बताया था 5 वर्ष नहीं होता, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी वो इसका कार्यकाल होता है। तो कथन 1, 2, 3 सही है, यानी कि 1, 2, 3 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या सीखा आपने कि आर्टिकल 148 जो है मैंने पहले बता चुका आपको, कैग के आपके पद के बारे में बताता है। दूसरे में इसको हटाने की प्रक्रिया कैसी है, सेम एज गुड एज, न्यायाधीश के बराबर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। और यह है सेवानिवृत्ति होने के पश्चात किसी भी अन्य पद पर कार्यरत नहीं हो सकता। ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति। देखो लोक लेखा समिति के बारे में बताऊं, इस संसद की समिति होती है लोक लेखा समिति, और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 जो है 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला मैं बात करूँ, इसमें 22 सदस्य होते हैं, तो देखो कहना क्या चाहिए। अब लोक लेखा समिति करती क्या है, तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसकी जांच करेगी कौन? लोक लेखा समिति। ठीक है, जो भी ऑडिट रिपोर्ट किसके द्वारा? कैग के द्वारा भेजी जाएगी, उसकी जांच कौन करेगी? लोक लेखा समिति करेगी। ठीक है, तो इसके देखो क्या काम है इसका। तो लोक लेखा समिति में 25 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। तो ये कहना चाह रहा है लोक लेखा समिति में 25 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ये कह रहा है 25 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, यानी 24 हो सकते हैं। नहीं यार, मैक्सिमम ही कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो ये कदम तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कह रहा है सरकार के विनियोग वित्त खातों की जांच करेगी। तो बिल्कुल सही कह रही है, वित्त खातों की जांच करती है। और जो कैग है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग है, उसकी रिपोर्ट की जांच करेगी। कौन करेगी? आपका लोक लेखा समिति करती है। तो 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो अभी देख लो, मैंने बताया था आपको कि इसमें जो है टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं मैक्सिमम। तो 22 सदस्य होते हैं, इनमें से जो है 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से बिलोंग करते हैं। मैंने आपको बता दिया विनियोग वित्त खातों की, विनियोग जो वित्त खाते हैं उनकी जांच करेगी, और कैग के जो द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसकी जांच करेगी कौन? आपकी लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैग जो है उसके कार्यकाल के महत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन सही कथन पूछा है, कौन सा कथन सही है वो देखते हैं हम। तो कैग जो है आपातकाल में राजकोष पर नियंत्रण रखता है। कैग जो है आपातकाल में राजकोष पर नियंत्रण रखता है। तो राजकोष के बारे में कोई जानकारी इसमें देखने को नहीं मिलती, तो राजकोष पर नियंत्रण नहीं रखता है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि कैग जो है उसकी रिपोर्ट लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की जाती है। बिल्कुल की जाती है। मैंने अभी बताया था कि कैग के द्वारा जो रिपोर्ट पारित की जाएगी, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच करेगा लोक लेखा समिति। ठीक है, अगला कथन कह रहा है हमारा कि रिपोर्ट जो है उसका उपयोग जांच एजेंसी द्वारा आरोप लगाने के लिए किया जाएगा। तो जो है रिपोर्ट का उपयोग, यानी रिपोर्ट का उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो ये कह रहा है जांच एजेंसी द्वारा आरोप लगाने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। मान के चलो कहीं आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ भाई पैसों में हेरा फेरी हुई, ऑडिटिंग ढंग से नहीं हुई, तो इसकी जांच को क्या लिया जा सकता है? हम इसकी जांच का सहयोग ले सकते हैं, उपयोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 भी, कथन जो 3 है वो भी सही है आपका। अब कह रहा है कैग के पास उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा या न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है। देखो कैग के पास कोई भी न्यायिक शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। हालांकि उसको दीवानी मामलों, दीवानी जो अदालत है, दीवानी अदालत है, उनकी शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन दीवानी अदालतों को आपको पता है दंड देने का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस पर जो है न्यायिक शक्तियां न्यायिक शक्तियां जो है इसके हाथ में नहीं होती है, कैग के हाथ में नहीं होती है। तो कथन 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। देखो मैंने आपको बताया कि एक केस हुआ था अरुण कुमार बनाम भारत संघ, उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कैग की रिपोर्ट केवल संवैधानिक सलाह है। ठीक है, संवैधानिक सलाह है, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती और न्यायालय इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। कैग के पास मुकदमा चलाने के लिए कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो मुकदमा चलाने के लिए कोई भी न्यायिक शक्ति कैग के पास नहीं है, दंड भी नहीं दे सकता है। ठीक है, ये केवल सलाह देगा और इसकी सलाह को सरकार मान सकती है। आए बात समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा। देखो दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है और आपको ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी क्लासेस मैंने करा रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास देख सकते हैं। एमसी की क्लास दे सकते हैं, थ्योरी वाली क्लास दे सकते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री भी मैंने आपको करा रखी है। आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ
वो आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और आप बदले में क्या दे सकते हो, इसको बस लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये कर सकते हो, ठीक है। ये आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए बहुत अल्टीमेट कंटेंट दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। ये भी मैं जब पेपर आएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा, बाकायदा आपको क्लास लेके दिखाऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस क्लास में से बना है, ठीक है। और जो अभी बात चल रही है ना इसकी, जो आलोक राज ने कहा था कि जो सीईटी का पेपर होगा उसका लेवल क्या होगा, टफ होगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के एग्जाम बनाया जाएगा। तो उसमें क्या है, टफ कैसे होगा, इसी तरह से टफ होगा, कथनों वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, पहले की तरह स्टैटिक क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिस हिसाब से कहा जा रहा है तो उस हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि पहले कहीं आए नहीं है, इन क्वेश्चनों के माध्यम से, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं एक एक चार चार क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो ये प्रयास है, आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में बताएं। अगर आप इसमें कुछ सुधार चाह रहे हो या फिर कुछ अमेंडमेंट चाहते हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हो, वो मैं आपको सुधार करने की प्रयास करूंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने की बोल रहा है, तो पहला कथन है कि नियंत्रक एवं माले का प्रेक्षक जो है वो प्राक्कलन समिति का मार्गदर्शक करता है। देखो, ये प्राक्कलन समिति का मार्गदर्शक नहीं है, ये लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कहा जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये है, क्योंकि प्राक्कलन समिति से एस्टीमेट कमेटी जो है उससे सीएजी का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहा है भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है एस के चंद्रायन नहीं, ये अभी कौन है, के संजय मूर्ति है। कौन है, के संजय मूर्ति वर्तमान की जो सीएजी है, ठीक है। इनसे पहले जो थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू भी नहीं है, ये सन 2024 की बात की कर रहा हूँ, सन 2024 से जो है के संजय मूर्ति है। कौन है, के संजय मूर्ति है, ठीक है। तो आपका केवल केवल कौन सा हो जाएगा, क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन गलत है, ठीक है। दोनों कथन गलत है ना, पहला सही है ना दूसरा सही है। क्यों, क्योंकि जो कैग है, कैग का संबंध किससे है, लोक लेखा समिति से है, तो एस्टीमेट कमेटी का कोई रोल नहीं है इसमें। अगला कह रहा है वो कि वर्तमान नियंत्रक एवं मालिक का परीक्षक कौन है, तो के संजय मूर्ति है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्या है, देखो कौन कौन सी चीज आपको वर्तमान में याद रखनी है। मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष याद रखना है, ठीक है। आपके जो निर्वाचन आयोग है, वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है वो याद रखना है। और ये आपका क्या कौन है वो याद रखना है। महान्यायवादी कौन है, महाअधिवक्ता कौन है, ये 5-6 चीज तो आपको याद रखनी है। सीजीआई कौन है वर्तमान में, ये सारी चीज करंट के हिसाब से पूछ ली जाती है, ठीक है। करंट का नाम रख के पॉलिटी में अटैच करके इसको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको 4-5 आयोग हैं, आयोग के अध्यक्ष आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत में जो है, जो भारत का जो कैग है, कैग के बारे में सही कथन चुने, ठीक है। अब सही कथन क्या है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु होता है। नहीं, मैंने बताया था इसका कार्यकाल जो होता है 5 नहीं, इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो जाएगी, ठीक है। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको उदाहरण से कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का मतलब क्या समझ रहे हो। जैसे कोई भी व्यक्ति है, इसने जो है मान के चलो 55 वर्ष की उम्र में जो है इसने इसको क्या बनाया गया, कैग बनाया गया, ठीक है। नियंत्रक एवं माले का परीक्षक बनाया गया इसको 55 वर्ष की उम्र में। तो ये अपना कार्यकाल 6 वर्ष का करेगा, 61 वर्ष का हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 6 वर्ष का कार्यकाल करके हट जाएगा। यदि ये 61 का हुआ कोई बंदा, ठीक है, 61 की उम्र में वो क्या किया, कैग बना, तो उसके लिए सीएजी अगर बना 61 की उम्र में, तो वो है कार्यकाल कितने वर्ष तक करेगा, 65 वर्ष की आयु तक, क्योंकि 6 वर्ष करेगा तो वो कितना हो जाएगा, 67 का हो जाएगा। जबकि 65 वर्ष की आयु तक, यानी 4 वर्ष काम करेगा, यह कार्यकाल 4 वर्ष का ही रहेगा इसका, ठीक है। तो जो भी इनमें से पूरा हो जाएगा, 6 वर्ष हुआ या 65 वर्ष की आयु, जो भी पूरा हो जाएगा तभी वो पद से हट जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है, तो पहला कथन क्या है, गलत है। पहला कथन क्या है, असत्य है। दूसरा कथन कह रहा है कि सीएजी जो है राज्य सरकार से के लेखा संबंधी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, तो बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि जो कैग होता है वह अपनी रिपोर्ट जो है जो केंद्र से संबंधित जो रिपोर्ट होगी उसको राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राज्य संबंधित जो रिपोर्ट होगी उसको राज्यपाल को सौंपता है, ठीक है। तो केवल 2 कथन सही हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने कुछ डिफ्रेंशिएशन दिया है आपको, नियंत्रक और मालिक का परीक्षक, मालिक का नियंत्रक होता है एक, ठीक है। उसका डिफरेंस मैंने आपको बताया है, क्या क्या इसमें डिफरेंस है वो आप देख सकते हो, ठीक है। और याद रखना, ऐसे जरूरी नहीं है क्या पूछा जाएगा, ये मालिक का नियंत्रक जो है आपका सीजी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो इसलिए मैंने आपको क्या है कुछ अब वो कुछ अंतर दिया है मैंने, तो अंतर से आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे
फिर बताऊँ जो कैग होता है वो संवैधानिक पद होता है, जबकि सीजीए जो होता है वो वैधानिक पद होता है। ठीक है, ये केवल लेखा परीक्षण करता है, ये केवल और केवल लेखांकन करेगा, यानी ये ऑडिट करेगा, ये अकाउंटिंग करेगा। ठीक है, अंतर है ऑडिट और अकाउंटिंग में। अगला कह रहा है कि राज्यों के संदर्भ में, तो राज्य में जो कैग है लेखांकन और परीक्षण दोनों कार्य करेगा, तो राज्यों से इसका कोई संबंध नहीं होता। महालेखा नियंत्रक जो है राज्यों से कोई संबंध नहीं होता, वो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को क्या करता है, रिपोर्ट करता है। ठीक है, डायरेक्ट। तो ये मैं कुछ अंतर बताया, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कैग के मामले में कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा है, तो सही कथन के लिए पहला कथन दे रखा है इसने कि कोई भी जो मंत्री है संसद में इसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी मंत्री जो है संसद में इसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ठीक है, संसद में इसका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। कैग जो है एक स्वतंत्र पद होता है और कैबिनेट से इसका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या है, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नहीं, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, इसका नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसको शपथ वगैरह भी कौन दिलाएगा, ओथ वगैरह भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, आए समझ में। यानी जो कैग है, देखो कैग के निर्वाचन की मैं बात करूं तो कैग की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति उसको पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इसके जो वित्त वेतन ये भी कौन निर्धारित करेगा, कैग ही निर्धारित करता है, सॉरी राष्ट्रपति निर्धारित करता है, और केंद्र सरकार के द्वारा इसका वेतन भुगतान किया जाता है। ठीक है, इसको हटाने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी किसके समान होती है, आपके न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। ठीक है, और कुछ पूछना है बताओ। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी कैग के बारे में। तो केवल एक कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कैग जो है एक स्वतंत्र पद है, कोई भी कैबिनेट मंत्री जो है संसद के कैग की ओर से जवाबदेही नहीं होता। ठीक है, नियुक्ति की मैं बात करूं तो नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा, और पद और गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा कैग को। ठीक है, और काम कब तक करेगा, राष्ट्रपति की प्रसाद परिधि 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य महाधिवक्ता की व्यवस्था की। देखो, एक पद होता है महान्यायवादी और एक पद होता है महाअधिवक्ता। महान्यायवादी मैं आपको करा चुका हूँ, महाअधिवक्ता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महान्यायवादी जो कार्य केंद्र में करता है, वो महाधिवक्ता क्या करता है, राज्य में करता है। महान्यायवादी का मैंने बताया था आर्टिकल 76 आपको बताया था महान्यायवादी का, और महाअधिवक्ता जो है आर्टिकल 165 है। ठीक है, आर्टिकल 165 है, ये क्या होता है, राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, सबसे बड़ा वकील बोल सकते हैं, ये राज्य सरकार का वकील बोल सकते हैं इसको, महाधिवक्ता को। ठीक है, और मैंने बता दिया किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 165 में है। आर्टिकल 76 में क्या है, महान्यायवादी है, और आर्टिकल 168 में जो है आपकी राज्यों की विधानमंडलों का गठन है, और आर्टिकल 111 में विधान परिषद की संरचना है। तो ये आर्टिकल मैंने यहाँ भी दे दिए हैं, आपको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये फायदा होता है ऐसी क्लास कटेगा कि हमने थ्योरी पहले पढ़ चुके हैं, थ्योरी को पहले हम लिख चुके हैं, बढ़िया नोट्स बना चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करेंगे, हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं ताकि हम जल्दी रिवीजन कर सके। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया आपको, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, महाधिवक्ता का क्वेश्चन नहीं है। आपको पता भी चला महान्यायवादी कौन होता है महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा होता है। ठीक है, आपको पता चला आर्टिकल 168 में क्या है, आर्टिकल 171 में क्या है। ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, तो ये फायदा होता है इन क्लासों का, जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो पढ़ो कोई नहीं, लेकिन रिवीजन करने के लिए ऐसी क्लासों का उपयोग करो, ऐसी क्लासों को लो। ठीक है, ताकि रिवीजन आसानी से हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महाअधिवक्ता की नियुक्ति जो है, महाअधिवक्ता की नियुक्ति जो है निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो ये क्या है, महाअधिवक्ता जो होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो मैंने आपको बताया कौन करेगा। अच्छा सॉरी, महाअधिवक्ता की पूछा है ना, तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, क्योंकि ये राज्य का विषय है। ठीक है, अगर महान्यायवादी होता तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करता। सीएजी होता कौन करता, राष्ट्रपति करता। ठीक है, तो नियुक्ति मैंने बताया राज्य का राज्यपाल करेगा। वह व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसको चुनेगा। और जिसमें जो महान्यायवादी जब हमने पढ़ा था
तो उसमें हमने बताया था कि जो उच्चतम न्यायालय का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो वो क्या हो सकता है, आपका महान्यायवादी हो सकता है। ठीक है, तो प्रथम और वर्तमान मैंने आपको बता दिया है, इनको एक बार कंफर्म और कर लेना। ठीक है, आप फैक्ट जो है फैक्ट को क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाधिवक्ता के संबंध में विचार करिए। तो महाधिवक्ता के संबंध में विचार करना है हमें कि राष्ट्रपति जो है इसे किसी भी समय हटा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का तो इसमें रोल ही नहीं है। इसको हटाएगा कौन? जब इसका चुनाव राज्यपाल कर रहा है, इसको नियुक्त राज्यपाल कर रहा है, तो हटाएगा कौन? राज्यपाल इसको हटाएगा। ठीक है, इसको राज्यपाल ही हटाता है, तो एकदम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं, तो बिल्कुल सही बात है, इसका कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है। ये कब तक कार्य करेगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेगा। ठीक है, जो राज्यपाल है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये काम करता है। तो आपके केवल 2 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अभी देखो इसकी कार्यवाही शक्ति में बता दूंगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन हम करेंगे कि राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने का काम करता है कौन? आपका महाअधिवक्ता। ठीक है, राज्य के किसी भी न्यायालय में पैरवी करने का अधिकार है, निजी प्रैक्टिस करने का अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी केस नहीं लड़ सकता। तो ऐसी सेम वो था कि उसको भी जो केंद्र सरकार था, वह कानूनी अधिकारी था केंद्र सरकार का, कानून में सलाह देता था, किसी भी न्यायालय में पैरवी कर सकता था। ठीक है, लेकिन वो सरकार के खिलाफ कोई भी केस नहीं लड़ सकता था। ठीक है, सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ सकता था। कौन? महान्यायवादी। ऐसे ही जो राज्य सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकता है वो कौन है? आपका महाधिवक्ता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि महाधिवक्ता के जो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, महाधिवक्ता मैंने क्यों डाला बीच में, क्योंकि अलग से मैं इसके लिए क्वेश्चन लाऊं, इतनी ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें महाधिवक्ता, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन इसमें कैग वाले चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन इसके डाल दिए हैं, ताकि आपको न्यायवादी, महाधिवक्ता और कैग तीनों एक साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको डाल दिया है। तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है सीएजी के लिए उल्लेख है? तो मैंने बताया आर्टिकल 148 जो है सीएजी के लिए उल्लेख है। आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 जो है सीएजी के बारे में बताता, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था आर्टिकल 148 से 151 तक। ठीक है, इनकी शक्ति, कार्य, शपथ और सब चीज मैंने आपको पहली स्लाइड में मैंने आपको आर्टिकल बताए थे। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताए थे। ठीक है, मैं बात करूँ आर्टिकल 324 की, तो आर्टिकल 324 में आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 315 में जो है आपका यूपीएससी है, यूपीएससी और एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और आर्टिकल 76 में मैंने महान्यायवादी आपको बता दिया, अटॉर्नी जनरल, एजी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपके देखो एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके? 3 से 4 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, तो यही खासियत होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे आपको थ्योरी क्लासेस देखने को मिलेंगी, आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। हर चीज़ मैंने अच्छे ढंग से करा रखी है, और उसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सपोर्ट की ज़रूरत है आपके लिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी तो इसके बदले में कुछ करना पड़ेगा। बस कुछ नहीं है, आपको जाकर के चैनल सब्सक्राइब करना है। अगला हमारा है कि किसने कैग जो है, कैग को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद बताया है। यानी ये कह रहा है कि किसने कैग को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद बताया है, तो वो है हमारे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने कैग को भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद बताया है, और इसने कहा है कि जनता के धन का रखवाला कहा है कि सबसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक धन, जो पब्लिक मनी है, उसका उचित उपयोग और ऑडिट करना जरूरी है। तो इसके लिए उन्होंने कैग को क्या बताया? एक महत्वपूर्ण पद बताया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक और मित्र के रूप में कौन जाना जाता है? मैंने बताया था लोक लेखा समिति का संबंध किससे है? आपके कैग से है। ठीक है, कैग से है, और कैग जो है आपने जो खातों की रिपोर्ट है वह केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, तो उसको राष्ट्रपति को सौंपेगा, राज्य सरकार की रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपेगा, और उस रिपोर्ट की जांच कौन करेगी? जांच करती है कौन? लोक लेखा समिति। यानी समिति इस रिपोर्ट की जांच करती है, और इस जांच को कैग उनके तकनीकी मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, इसलिए इसको मार्गदर्शक और मित्र कहा गया है लोक लेखा समिति का। ठीक है, तो लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कौन है? तो आपके कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ जाए। 6 वर्ष, ये 65 वर्ष की आयु तक होता है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस
और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे क्या है, क्या का कार्यकाल 6 वर्ष 35 वर्ष की आयु तक है। राज्य निर्वाचन आयोग का मैं बताऊं 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक होता है राज्य के निर्वाचन आयोग की, जबकि केंद्र के निर्वाचन आयोग की जो मैं बात करूं 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु ही होता है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्लास इसी की आने वाली है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसके ऊपर क्लास आने वाली है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन भी उससे आते हैं आयोग से। और हाईकोर्ट के जज और आरपीएससी की जो अध्यक्ष है उनकी 65 वर्ष की आयु तक होती है। कितनी होती है? 62 वर्ष की आयु तक होती है। तो ये आपको एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ये बन गए। ठीक है आपके, तो एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। तो आप ये मत सोचना कि क्लास में एक क्वेश्चन कराया है। ठीक है, क्लास में 10 क्वेश्चन कराया है, 10 के अनुसार आपको 50 क्वेश्चन करा दिए होंगे मैंने आपको, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा सही कथन चुने। सही कथन चुनने हैं तो कैग को संसद के दोनों सदनों का प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है? नहीं, प्रभावी बहुमत से नहीं, इनको विशेष बहुमत से हटाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश को भी तो किससे हटाया जाता है? विशेष बहुमत से हटाया जाता है। तो विशेष बहुमत की इनको जरूरत पड़ती है। ठीक है, और देखो दूसरा ये कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है, ये कथन तो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के वाले आधार पर है। तो इसमें कहा है कि हाँ, जो उच्चतम न्यायाधीश के न्यायाधीश है उनको हटाने की प्रक्रिया के आधार पर ही इनको हटाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो केवल 2 कथन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो मैंने यहाँ देखो, यहाँ नीचे मैंने आपको दे रखे हैं कि कुछ ऐसे पद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है। किसके बराबर है? जो एक दूसरे के बराबर है। जैसे कैग है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है, राज्य निर्वाचन आयुक्त है। इनको जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो सेम ही है। इनका जो पद है, बोलते हैं ना, एक लेवल होता है कि ये जो सारे पद हैं एक ही लेवल पे हैं। ठीक है, पेमेंट सैलरी की बात हुई, ये सभी एक ही पोस्ट पे हैं। इन सभी के लिए एक ही रूल है। ठीक है, हटाने का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ कितने क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए ये देख सकते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैग से संबंधित है, गलत कथन छांटना है। कौन सा कथन छांटना है? गलत कथन का चुनाव करना है। इसमें बोल रहा है कि सरकारी कंपनियों के खातों की लेखा परीक्षा करेगा। सरकारी कंपनियों के खातों की लेखा परीक्षा करता है, बिल्कुल सही है। सरकारी कंपनियां होती है, उनके जो खाते हैं उनकी क्या करेगा? लेखा परीक्षा करेगा, उनकी ऑडिटिंग करेगा। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति को सलाह देगा कि केंद्र और राज्य में लेखा किस प्रारूप में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसके प्रारूप के बारे में भी तो जानकारी देगा। आर्टिकल 150 मैंने क्या बताया था आपको? ये तो बताया था कि प्रारूपों की क्या करेगा? जांच करेगा। ठीक है, किस प्रारूपों में रखे जाएं वो भी आप बताएगा। तो आपको किसका काम होता है? राष्ट्रपति को सलाह देने का। ठीक है, ये अगला कह रहा है कि वह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के व्यय संबंधी लेखाओं की जांच नहीं कर सकता। तो ये इसमें गलत कथन है, क्योंकि जांच कर सकता है। केंद्र सरकार जो है, जिन केंद्र सरकारों में विधानसभा है, ठीक है, उनमें क्या करता है? ये जांच भी करता है। जो व्यय संबंधी लेखा है उनकी जांच करता है केंद्र सरकार की। ठीक है, तो ये भी आपका कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, या नहीं होना चाहिए। करता है, बल्कि ये केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके व्यय संबंधी लेखाओं की जांच करता है। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा आपका। तो आर्टिकल 279 की बात याद रख लो। आर्टिकल 279 कहता है शुद्ध आय की गणना प्रमाणित की जानी चाहिए। यानी आर्टिकल 279 कहता है कि शुद्ध आय की जो प्रमाणीकरण है कैग द्वारा ही किया जाता है। जो शुद्ध आय है उसका जो प्रमाणीकरण कौन करता है? कैग करता है। ठीक है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गलत कथन पूछा है तो सी ही गलत है इसमें। तो मैंने आपको बताया गलत क्यों है, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उसका ऑडिट कर सकता है कौन? सीएजी। ठीक है, जैसे दिल्ली पांडुचेरी उनका ऑडिट सीएजी करता है। तो यहाँ आपका टॉपिक खत्म होता है। मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, और सीएजी से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसका आपको सारा प्रोसेस आपको याद है। इसका निर्वाचन कौन करता है, हटाने की प्रक्रिया कैसे है, किसके समान इसको हटाया जाता है, कार्यकाल कैसा होगा, ठीक है, इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो क्या है, और इसका काम क्या है, वो सारे आपको याद रखने। इससे संबंधित आपको कोई कथन पूछ लिया जाएगा या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि कैग से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको फाइनली जो आर्टिकल है वो आपको दे दिए हैं, आप इन आर्टिकलों को देख सकते हो। ठीक है, कौन किसकी नियुक्ति कर रहा है, कैसे कर रहा है। हालांकि मैंने निर्वाचन आयोग में आपको कराऊंगा। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आपको कराऊंगा। ये सारी क्लासेस अभी पेंडिंग है, उनको मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और आप टेंशन ना ले, पेपर तक मैं आपके साथ हूँ। सारी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि पुरुष और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।